ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਰੀਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰ पहले तो कल जी आया नु मेरा नाम प्रमोद कुरील है, जैसा आपने बताया, और मैं 25 साल से राजनीति और समाज के क्षेत्र में हूँ। और जो बहुजन समाज पार्टी के जो फाउंडर कांशीराम साहब, उनके साथ में 1996 में जुड़ा और बीएसपी में मैं रहा और आज भी हूँ। और लेकिन जो बीएसपी के जो अभी जो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट बनी हुई हैं मायावती जी, उनकी जो गलत नीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ मैं पिछले 10 साल से मूवमेंट चला रहा हूँ। और कांशीराम जी के जो लोग हैं, कांशीराम साहब के जो मानने वाले हैं, जिनको दरबदर कर दिया गया मायावती द्वारा, तो उनको साथ लेकर एक बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन और DS4 नाम से 2 संगठन मैं चला रहा हूँ, जो कि पूरे देश में ये बहुजन विचारधारा को बचाने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैसे मेरा जो बहुजन विचारधारा में मेरा काम रहा है और अभी भी मैं बहुजन आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ, पूरे देश में मैं चला रहा हूँ। बहुजन आंदोलन को बचाने के लिए मुहिम चला रहा हूँ पूरे देश में। पिछले 25 सालों का जो मेरा इतिहास, राजनीतिक इतिहास रहा है, इसमें मैं कभी भी किसी दूसरी पार्टी के मंच पे नहीं गया, किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में नहीं गया। लेकिन पहली बार मैं पंजाब में आया हूँ, जो संयुक्त समाज मोर्चा जो है, जो कि किसानों का राजनीतिक फ्रंट है, जो चुनाव लड़ रहा है 117 सीटों पर, उनके समर्थन में मैं इधर आया हूँ। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से चुनाव में इस मोर्चे के समर्थन के लिए आया हूँ। उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ। पिछले 1.5 साल में जो कुछ दिल्ली में हुआ, जो किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो काले कृषि कानूनों के ख़िलाफ़, और उसमें 13 महीने जो आंदोलन चला, उसमें सैकड़ों किसानों ने शहादत दी और बहुत तकलीफ़ें उन लोगों ने सही। तो ये आंदोलन, जैसे आमतौर पर बोला जाता है कि किसानों का आंदोलन है, किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ इससे। ये किसान सिर्फ अपनी ज़मीनें बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, ये किसान देश के हर नागरिक को बचाने का काम उन्होंने किया है। तो इन काले कानूनों का जो प्रभाव जो देर सवेर ना सिर्फ किसानों पर, बल्कि और जो हमारे मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, और मध्यम वर्गीय लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, छोटे व्यापारी लोग हैं, सब पे इनका दुष्प्रभाव पड़ने वाला था। लेकिन इनके संघर्ष, किसानों के संघर्ष के कारण और इनका जो त्याग है, इन्होंने जो शहादत दी है, इस कारण ये काले कानून वापस किए गए, मजबूर होना पड़ा मोदी सरकार को। उसके लिए देश की जनता की तरफ से एक धन्यवाद देने के आप कह सकते हैं, या मेरा जो नैतिक दायित्व बनता है, मेरा जो नैतिक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको पूरा करने के लिए मैं इस मोर्चे के कैंडिडेट्स के समर्थन में पंजाब में आया हूँ। गलती तो एक ऐसी चीज़ है जो अनजाने में हो जाती है। ये एक अनजाने में हुई गलती नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की साजिश थी, जिसमें मोदी सरकार ने जो वर्ल्ड की ताकतें हैं, जो इस देश की ज़मीन पर कब्जा करना चाहती हैं, यहाँ के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती हैं, उनकी साजिश के तहत ये पूरा काम किया गया। इसमें हम सोचे सिर्फ मोदी ने किया या माननीय अडानी ने किया, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किसानों को, हमारे किसान भाइयों को, विशेषकर पंजाब के किसान भाइयों को, हरियाणा के किसान भाइयों को, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों के किसान भाइयों को, जिन्होंने बड़ी मजबूती से लोहा लिया और इस तानाशाह सरकार को, इस तानाशाह हुकूमत को उन्होंने झुकाने का काम किया, जिसकी वजह से देश की जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, ये 3 तो बिल्कुल जो किसान आंदोलन के आसपास के जो राज्य हैं, बाकी हालांकि गोवा और मणिपुर भी इसमें शामिल हैं। जो आंदोलन रहा, इसकी जो लहर चली, इससे समाज के हर वर्ग का समर्थन मिला। और मोदी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को डर था कि अगर हमने वापस नहीं लिए तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमको इन चुनाव में होने वाला है। इससे डर कर उन्होंने इसको वापस लिया। और लेकिन मुझे साथ साथ ये भी डर है कि ये दोबारा जब चुनाव ख़त्म हो जाएं तो ये दोबारा अपनी साजिश पे ना उतर आएँ और दोबारा इन कानूनों को दोबारा किसी दूसरे तरीके से पास कराना या लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे अभी अंदेशा है, और ये बात मैं लोगों को बीच में जा के बोल भी रहा हूँ कि आप लोगों को इस बारे में बहुत सचेत रहना है। देखिए, ऐसा है, कांशीराम साहब एक बात बोलते थे, वो इस पंजाब की धरती में पैदा हुए, और मुझे बड़ी खुशी और फ़ख्र है कि आज उनकी धरती पे आकर मैं अपने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। कांशीराम साहब एक बात बोलते थे,
एक तरफ जालिम हो, जुल्म करने वाला हो, और दूसरी तरफ जुल्म के शिकार लोग हों, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हमेशा जुल्म के शिकार लोगों के साथ में खड़ा होना है, जुल्म करने वालों के साथ में खड़ा नहीं होना है। आज मायावती जी क्या कर रही हैं? वो अकाली दल के साथ खड़ी हैं। अकाली दल कौन है? वो कुछ एक साल पहले तक बीजेपी का सहयोगी था, ठीक है। वो उनकी रणनीति हो सकती है कि वो एक अलग हो गए, चुनाव के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। तो पंजाब के चुनाव में, इन चुनाव में जो अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन है, मेरा ये मानना है, और इसको मैं आज से 3-4 महीने पहले लिख भी चुका हूँ फेसबुक के ऊपर, कि ये बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड और बीजेपी द्वारा प्लान्ड गठबंधन है। अकाली दल का और मायावती का जो गठबंधन है, ये एक प्लान्ड गठबंधन है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त पंजाब के अंदर, जैसे अभी यूपी में आप लोग टीवी में देखते होंगे, चैनलों पे आ रहा है कि बीएसपी जो है, मायावती है, ये बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। लेकिन पंजाब के एंगल से अगर हम देखें तो जो मायावती हैं वो सी टीम बन चुकी हैं, क्योंकि बी टीम तो अकाली दल है, बीजेपी की बी टीम अकाली दल है और मायावती सी टीम बन चुकी हैं। तो ये सारा खेल अब लोग समझ रहे हैं और सब जान रहे हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा कुछ कर पाएंगी। तो जो गलत के साथ खड़ा है उसका साथ देना हमारी फितरत में नहीं है, और कांशीराम साहब इस बात के सख्त विरोधी थे। हालांकि मैं पूरे देश में राजनीति करता हूँ, लेकिन मैं जन्म से लेकर अभी तक मैं दिल्ली का निवासी रहा हूँ। दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, दिल्ली की राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा है। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, या आम आदमी पार्टी बनी थी, जब सरकार तो बाद में बनी, तब से मैंने बहुत क्लोजली इसको एनालाइज करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। ये पूरा जो आंदोलन था, अन्ना आंदोलन, अब तो खैर सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, एक फर्जी आंदोलन था जो आरएसएस द्वारा, बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड और प्लान्ड प्रोग्राम था। उसके तहत केजरीवाल जैसे एक अनजान व्यक्ति को उठाकर पूरा मीडिया का प्रोजेक्शन देकर उसको बीच में लाया गया अन्ना हजारे के थ्रू, और वो अन्ना हजारे आज कहाँ है सबको मालूम है। लेकिन उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि कांग्रेस पार्टी जो थी दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार थी, वो बहुत अनपॉपुलर थी और उनके बहुत सारे केसेस थे भ्रष्टाचार के। और सबसे मज़े की बात यह कि एक केजरीवाल साहब ने ही ये बात उठाई थी कि शीला दीक्षित बहुत महाभ्रष्ट है। जैसे एक सीएनजी घोटाला था, एक लो फ्लोर बसेस का घोटाला था, ऐसे कई घोटाले उन्होंने उठाए थे। कॉमनवेल्थ का घोटाला भी था, कई घोटालों के उन्होंने नाम उठाए। उन्होंने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जो दोषी नेता हैं उनको हम जेल में भिजवाएंगे। और लोकपाल की बात भी उठी थी, लोकपाल की बात आप सब जानते हैं, अन्ना हजारे ने उठाई थी। आम आदमी पार्टी का एक मुख्य प्लान था कि हम लोकपाल लेकर आएंगे। अब एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बल्कि जनता को पूछना चाहिए, जब केजरीवाल साहब अगर पंजाब में आते हैं तो लोकपाल का क्या हुआ? और दूसरी बात, जिस शीला दीक्षित को आप बोलते थे ये भ्रष्ट है, उनके मंत्री भ्रष्ट हैं, आज 7 साल हो गए, आज खैर शीला दीक्षित तो अब नहीं रही, उनके मंत्री अभी भी हैं। आपने कितनी जांच कराई और कितने नेताओं को आपने, कितने मंत्रियों को आपने जेल में भिजवाया? इस बात का जवाब दें आप। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफत की बात करते हैं तो आपका जो वायदा था कि हमारी सरकार इन भ्रष्ट लोगों को जेल में भिजवाएगी, तो आप मुझे बताइए कि कितने मंत्रियों को आपने या कितने नेताओं को आपने जेल भिजवाया, नंबर 1। अब केजरीवाल साहब पंजाब को लेकर बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं पंजाब के अंदर कि हम एक दिल्ली वाला मॉडल पंजाब में भी लागू करेंगे। मेरे केजरीवाल साहब से कुछ सवाल हैं। बहुत से वादे उन्होंने किए, लेकिन जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उस आम आदमी पार्टी के गठन के समय केजरीवाल साहब सबसे पहले किसके पास गए? वो सबसे पहले गए हमारा जो वाल्मीकि समाज है, जो सफाई कर्मचारी समाज है, जिसकी आबादी दिल्ली में लगभग 9-10% है, उनके पास गए, उनकी बस्तियों में गए और उनसे बोला कि देखो मैंने ये पार्टी बनाई है, ये गरीबों के लिए पार्टी होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी होगी, और देखो मैंने अपना जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू रखा है, जो आपका जो काम है उससे संबंधित चुनाव चिन्ह है। मैं आपके लिए तन मन धन से काम करूंगा, पूरी समर्पण के साथ काम करूंगा। उन्होंने पूछा लोगों से, वाल्मीकि समाज के भाइयों से हमारे, कि आपकी क्या डिमांड है? तो उन्होंने बोला कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग नालियाँ साफ़ करते हैं, हम लोग गटर में उतरते हैं, सड़कें साफ़ करते हैं, पूरी दिल्ली को साफ़ रखते हैं, हमें रेगुलर जॉब नहीं है, हमें ठेके पर रखा हुआ है। और ठेके पे क्या होता है कि हमसे ठेकेदार 10,000 रुपये पे साइन करवाता है या 12,000 पे साइन करवाता है, और हमें 7,000 या 8,000 या 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। हमारा शोषण होता है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप जब सरकार में आए तो आप हमको पक्का कर दें। तो केजरीवाल ने उनसे वायदा किया, सरकार में आते ही सबसे पहला काम मैं जो करूंगा, आप लोगों को पक्का करने का काम करूंगा, ताकि आप लोगों को
अच्छी तनख्वाहें मिलें, अच्छी सुविधाएं मिलें। खैर वो लोग जुड़ गए उनके साथ, केजरीवाल के साथ जुड़ गए और केजरीवाल का जो पार्टी थी बढ़ चली। उसके बाद डीटीसी मजदूर हैं, जो डीटीसी के काम करने वाले हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, वो लोग आए। उनका हमारी भी समस्या है, हम भी ठेके पे काम कर रहे हैं, कह रहा आपको भी पक्का करूँगा। नर्सें आई हॉस्पिटल्स की, उनका मैं आपको भी पक्का करूंगा। और जो क्लास 4 के और कर्मचारी थे, दुनिया भर के कम से कम 1 लाख 1.5 लाख कर्मचारी थे, सब लोग आए और सबको उसने वादा कर दिया कि मैं सबको पक्का करूंगा। 2014 से आज तीसरी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। 7 साल 7.5 साल हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी से सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल पंजाब के हर व्यक्ति को पूछना चाहिए कि केजरीवाल जी, पिछले 7.5 सालों में आपने कितने कर्मचारियों को पक्का किया, कितने सफाई कर्मचारियों को पक्का किया, कितने डीटीसी मजदूरों को पक्का किया, कितनी नर्सों को पक्का किया, कितने वार्ड बॉयज को पक्का किया, दिल्ली जल बोर्ड के कितने कर्मचारियों को पक्का किया? इसका जवाब मैं देता हूं, हालांकि वो नहीं देंगे। एक भी आदमी को पक्का नहीं। विशेषकर जिन लोगों के कंधे पर चढ़कर, सफाई कर्मचारियों के कंधे पर चढ़कर केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, उनको बिल्कुल ही, जो बोलते हैं पंजाबी में, खुड्डे लाइन लगा दिया, बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया, तो किनारे लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी अपने वायदे का पक्का ना हो, वो इधर आके वायदा कर दे कि मैं सरकार बनाने के बाद सोने के सिक्के बंटवा दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि झूठे आदमी का वायदे का कोई अर्थ नहीं होता। तो जो केजरीवाल जी हैं, इनका यही रवैया है, ये दुनिया भर के वायदे कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो उन्होंने एक नया चलन चलाया है कि मैं 1000 रुपये महिलाओं को दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, उनको शायद पता नहीं है ये पंजाब जो स्टेट है, ये स्वाभिमानी लोगों का स्टेट है। यहाँ के किसान जो हैं, ज़मीन से अन्न पैदा करते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने परिवार का, अपने स्टेट का पेट भी भरते हैं, देश के लोगों का पेट भी भरते हैं। गुरुद्वारे में 24 घंटे दुनिया में लंगर चलते हैं। ये वो स्टेट है। यहाँ तुम लोगों को 1000 रुपये देकर, 2000 रुपये देकर, 1500 रुपये देकर भिखारी बनाना चाहते हो। आपने क्यों बात नहीं की कि मैं रोजगार दूंगा? आप ये क्यों बात नहीं बोलते कि मैं ऐसी पॉलिसी लेकर आऊँगा कि शिक्षा अच्छी हो, फ्री हो? वो नहीं देंगे। आपको भिखारी बनाकर 1000 रुपये या 2000 रुपये के अनुदान देकर, भीख देकर पंजाब के लोगों के स्वाभिमान पर चोट मार रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब के जो लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, जो चोट इनके स्वाभिमान में पड़ रही है, इसका जवाब अपने वोट से देंगे केजरीवाल जी को। अभी पिछले महीने केजरीवाल जी ने बड़े धूमधाम से एक पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया। वो उनकी नई शराब पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंदर क्या है कि शराब की जो दुकान है, उसको एक तो गवर्नमेंट से हटाकर प्राइवेट कर दिया है और उसको खुलेआम बिक्री का सुविधा दे दी है। अब जो रिहायशी बस्ती हैं, उनके अंदर भी दुकानें शराब की खुलने लगी हैं और आगे आगे और ज़्यादा खुलेंगी। तो शराब पिला पिला के आप कौन सा विकास करना चाहते हैं केजरीवाल जी? तो वोट कितना, तो ये तो जनता को सोचना है कि शराब पिला के कौन सा विकास होता है। गोवा बहुत छोटा सा स्टेट है, वो टूरिज्म बेस्ड स्टेट है, जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो वहाँ पर एक बात समझी जा सकती है कि शराब की एक ज़रूरत है, क्योंकि विदेशी टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो पंजाब में तो ऑलरेडी इतनी मुश्किल से तो हम ड्रग की समस्या से बाहर थोड़ा निकले हैं बाहर, तो शराब और पिलाएंगे तो और बेड़ा गर्क होना है इधर। तो ये दिल्ली के अंदर भी यही स्थिति है कि दिल्ली में शराब घर घर दुकानें, गली गली दुकानें खुलेंगी। मैंने तो ये भी सुना है कि किराने की दुकान के अंदर भी शराब मिलेगी। तो ये कौन सा मॉडल केजरीवाल जी लाना चाहते हैं? तो हम लोग इस बात से सख्त विरोधी हैं। और ये जिस तरह दिल्ली का सत्यानाश कर रहे हैं, उस तरह पंजाब का भी सत्यानाश करने के लिए कोई सरकार सत्ता में आए तो पंजाब का भी सत्यानाश करेंगे केजरीवाल जी। तो इसका हम निंदा करते हैं और इसका पूरा विरोध भी करते हैं। ये दावा आम आदमी पार्टी भी करती है कि हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी और सरकार हमने बनाई है। लेकिन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। जो अन्ना आंदोलन था या केजरीवाल का आंदोलन था, ये एक फर्जी आंदोलन था, एक मैन्युफैक्चर्ड आंदोलन था। ये मीडिया के माध्यम से या बीजेपी द्वारा या अलग अलग ताकतों द्वारा इसको खड़ा किया गया। और उसके बाद जो भी लोग से जुड़े थे, अच्छे लोग जुड़े थे, आप एक भी नाम केजरीवाल साहब के साथ में नहीं है। जो भी इनके लोग थे, योगेंद्र यादव थे, आनंद कुमार थे, प्रोफेसर, और भी कई सारे लोग थे, आप सब उनका नाम जानते हैं, कोई भी इनके साथ में नहीं है। ये वन मैन शो चल रहा है अभी इस वक्त। तो कहाँ गया वो आंदोलन? दूसरी बात, वो आंदोलन जो था वो एक झूठे वायदे पे खड़ा हुआ था, लोकपाल का जो, ठीक है ना। आज उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन जो किसान आंदोलन के समर्थन में मैं क्यों आया हूं, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं। मुझे लगता है इस देश का ये एकमात्र आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन
7 साल से मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में है, फुल मेजोरिटी से सत्ता में है। इन 7 साल के अंदर देश के किसी कोने में कोई ऐसा आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया कि जो सरकार को टक्कर दे सके, जिससे सरकार डरे और सरकार कदम पीछे हटाने को मजबूर हो। पहली बार 7 साल के अंदर, 7.5 साल के अंदर लोगों ने विरोध बहुत किए, प्रदर्शन किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। पहली बार किसानों ने मोर्चाबंदी करके, करो या मरो की स्थिति पैदा करके इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया और सफलतापूर्वक उसको पूरा किया। तो जो सफलता है किसान आंदोलन की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। और इस किसान आंदोलन का जो प्रभाव है ना सिर्फ किसानों पर बल्कि पूरे देश के हर नागरिक के ऊपर सकारात्मक तौर पर, पॉजिटिव तौर पर पड़ा। तो जिस तरह से इन्होंने कैंडिडेट चुने, जैसे अभी हम रायकोट में बैठे हैं, अब रायकोट के अंदर वैसे तो कई पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, अब सारे दल बदलू कैंडिडेट हैं। जो पिछली बार बीजेपी जो कांग्रेस का था वो आम आदमी पार्टी में आ गया, आम आदमी वाला बीजेपी में चला गया। तो इस तरह से ये दल बदलू किस्म के लोगों को टिकट दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बुद्धिजीवी पीएचडी होल्डर एग्रीकल्चर साइंस में बहुत बड़े अधिकारी हैं, रिटायरमेंट डॉक्टर जगतार सिंह जी, उनको टिकट दिया गया। जितने भी टिकट जो मेरी जानकारी है संयुक्त समाज मोर्चा द्वारा जो दिए गए हैं, इनमें किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सब नए फेसेस हैं जो कि किसान आंदोलन से जुड़े रहे, जिन्होंने अपनी जैसे बोलते हैं अग्नि परीक्षा पर सिंगू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर दी है। तो उस आंदोलन से तपे हुए लोग हैं, उनको टिकट दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये लोग जीतेंगे तो जो पंजाब की विधानसभा है या पंजाब की जो नई सरकार का जो गठन होगा, उसके अंदर या तो सरकार बनाएंगे तो अच्छे तरीके से सरकार चलाएंगे। अगर नहीं बनाए तो इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप बनेगा ये, अच्छे लोग अगर 10 लोग हो जाएं तो 90 लोगों को, बुरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अच्छे लोग अगर जाएंगे विधानसभा के अंदर, तो ये जो बेईमानी का जो पूरा एक माहौल बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी आकर बहुत वायदे कर रही है, अकाली दल वायदा कर रहा है, कांग्रेस वायदा कर रही है। ये सारी पार्टियां सत्ता में रही हैं अभी तक। पंजाब में अकाली दल रहा है, कांग्रेस रहा है। ये वायदे जब कर रही हैं तो हमें इनसे पूछना चाहिए, वायदे तो अब छोड़िए, आप अपना पिछला रिकॉर्ड बताइए। पिछले 3 बार, 4 बार, 5 बार जो सरकारें, 8 बार सरकारें बनी हैं, उसमें आपने क्या किया है? ये उसका रिकॉर्ड नहीं दे रही है, आगे के वायदे कर रही है जिसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये जो एक बेईमानी की राजनीति का जो माहौल बना हुआ है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, जिसको मैंने आपको विस्तार से बताया इनकी जो धोखाधड़ी जो है। तो मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर एक नई शुरुआत की ज़रूरत है और उसमें नए चेहरे, फ्रेश चेहरे, ईमानदार चेहरे, पढ़े लिखे चेहरे और जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, इस तरह के लोग अगर आते हैं और पंजाब की जनता उनको वोट देके चुनती है, तो मुझे लगता है पंजाब के लिए, पंजाब की राजनीति के लिए, पंजाब के समाज के लिए एक बहुत अच्छी, सुंदर और सार्थक पहल रहेगी। और उस पहल के लिए मैं अपना छोटा सा जो मैं बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद जो भी मैं योगदान दे सकता हूँ, उस योगदान को देने के लिए मैं आया हूँ। अभी संयुक्त समाज मोर्चा का गठन हुआ है और पहली बार ये लोग चुनाव में उतरे हैं। उसमें शुरुआती दिक्कतें आती हैं, जैसे मेरे को इधर आए हुए पंजाब में हुए 5-6 दिन हो चुके हैं। जब मैं पहले दिन आया था तो जो प्रचार जो था संयुक्त समाज मोर्चा का, थोड़ा उसमें ढीलापन था, क्योंकि कुछ अनुभव की कमी भी होती है, साधनों की भी कमी होती है। बाकी पार्टियां तो करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं, सब जानते हैं, लेकिन इन लोगों के पास साधन भी नहीं थे। लेकिन हिम्मत और हौसला बहुत है। और जैसे जैसे ये हमारे कैंडिडेट्स जो जनता में जा रहे हैं और जनता को जब मालूम चल रहा है कि ऐसा भी हमारे जो किसान मोर्चे के लोग हैं वो इस संयुक्त समाज मोर्चा के बैनर तहत चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो मैं जहाँ भी गया हूँ, जितने भी गाँव में गया हूँ, मुझे देख लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। और सिर्फ किसान ही नहीं, जो कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी, मैं मार्केट भी गया था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ भी लोगों में बहुत जोश का माहौल है और लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि हाँ, अब हमारा वोट की कोई कुछ हम वोट डालते हैं, उसका कोई फ़ायदा होने वाला है और इससे हमारे को एक नई रोशनी अंधेरे में नज़र आने लगी है। तो ऐसा मुझे माहौल महसूस हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभी तो चुनाव में प्रचार में भी 4-5 दिन बाकी हैं और चुनाव में 1 हफ्ता बाकी है। जैसे जैसे ये टेम्पो बढ़ रहा है, एक दिन करते बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे खबर पहुंच रही है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है,
तो लोग खासकर युवा वर्ग के लोग हैं, फटाफट उसको कोई भी बात होती है उसको आगे करते हैं। तो बहुत तेज़ी से इसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 3-4 दिन जब चुनाव प्रचार खत्म होगा या चुनाव जब होगा, उसके अंदर एक बहुत बड़ी लहर, वो लहर शायद वैसे नज़र सड़क पे ना आए, लेकिन जो गांव से गांव, पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी, जिस तरह ये बात फैलेगी और तेज़ी से फैलेगी, एक बहुत बड़ी लहर जो बन रही है, अगले 4-5 दिन में हमें लहर बनी हुई नज़र आएगी। और मुझे लगता है कि जब 20 तारीख को वोटिंग होगी तो जो पंजाब की जनता है, पंजाब के किसान और मज़दूर हैं, पंजाब के जो कर्मचारी लोग हैं या व्यापारी वर्ग है या और भी जो लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बड़े पैमाने पर इस संयुक्त समाज मोर्चा के कैंडिडेटों को जिताएंगे और इनको बहुत अच्छी और भारी सफलता मिलेगी इन चुनावों में। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूँ। और साथ ही साथ दूसरी बात कि 10 मार्च को जो चुनाव के नतीजे आएंगे, इसमें सारे स्टेट्स के नतीजे आएंगे, यूपी के भी आएंगे, पंजाब के भी आएंगे, उत्तराखंड के भी आएंगे, गोवा, दूसरे राज्यों के भी आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनावों के परिणामों के जो दूरगामी नतीजे हैं, इस देश की राजनीति पे बहुत भारी इसके परिणाम होने वाले हैं। और ये जो एक झूठ और फरेब की राजनीति चल रही है, चाहे वो बीजेपी चला रही हो, चाहे केजरीवाल चला रहा हो, या कांग्रेस चला रही हो, या अकाली दल चला रहा हो, इस झूठ और फरेब की राजनीति का अब गिरावट या उसका जो पतन है अब शुरू होने वाला है। और 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नई न्यू बिगनिंग जिसे हम बोलते हैं, एक नई शुरुआत इस देश की राजनीति में ज़रूर होगी। और उस नई राजनीति की शुरुआत में जो संयुक्त समाज मोर्चा है, जो कि किसानों का मोर्चा है, पॉलिटिकल विंग है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी भूमिका होगी, जो कि इतिहास में लिखी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद कुरेल जी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से, जिन्होंने अपनी बातचीत में हमारे साथ ये स्पष्ट किया कि देश में आने वाले दिनों में एक राजनीतिक क्रांति आने वाली है, जिसका श्रेय आने वाले दिनों में संयुक्त समाज मोर्चा पंजाब में सरकार बना के इतिहास रचेगा। धन्यवाद।